नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, के क्लासेस बांदीकुई के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं फतेह सिंह आप सभी के लिए लेकर के आया हूं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास की कक्षा। तो अंत तक बने रहे आप क्लास के साथ में। यदि आपने यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप अंत तक अपनी क्लास का आनंद ले सके। तो मित्रों, कहते हैं कि रख हौसला रही वो मंजर भी आएगा, रख हौसला रही वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो बात करते हैं आज भारतीय इतिहास की, और भारतीय इतिहास की जो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, यानी इतिहास की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो करते हैं इतिहास का डिवाइडेशन, यानी इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का डिवाइडेशन बोल दो अथवा इतिहास का क्या करेंगे मित्रों, वर्गीकरण करेंगे, इतिहास का विभाजन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इतिहास की जानकारी को ज्ञात करने के लिए इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अध्ययन की सुविधा हो हमें, और अध्ययन की सुविधा के आधार पर हम जो इतिहास है, दोस्तों इतिहास को कितने भागों में बांट देंगे? तो भाई इतिहास को 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांटेंगे। यानी इतिहास का डिवाइडेशन कितने पार्ट्सों में कर दिया मैंने भाई? 3 भागों में इतिहास का वर्गीकरण किया। कितने भागों में? 3। देखिएगा, यदि मैं क्षेत्र की भाषा के आधार पर बात करूं तो इतिहास का जो पहला डिवाइडेशन है, पहला वर्गीकरण या पहले काल को प्राचीन काल कहते हैं। क्षेत्र की भाषा के आधार पर इतिहास का जो पहला काल है, इसको कौन सा काल कहेंगे? प्राचीन काल। और दोस्तों जो इतिहास का द्वितीय काल है, इसको कौन सा काल कहेंगे? तो श्रीमान जी मध्यकाल कहेंगे। और क्षेत्र की भाषा के आधार पर इतिहास का जो तीसरा काल है, इसको कौन सा काल कहेंगे? तो बाबू इस काल को आधुनिक काल कहेंगे। कौन सा काल? आधुनिक काल। यानी क्षेत्र की भाषा के आधार पर 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्य और कौन सा? आधुनिक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसे यानी इसका वर्गीकरण यानी समय के आधार पर करूं तो इतिहास के पहले काल को कौन सा काल कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों कौन सा काल हो गया? प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। कौन सा काल हुआ? प्राग ऐतिहासिक काल। और जो मध्य काल है, मध्य काल को क्या कहेंगे? आद ऐतिहासिक कहेंगे। अरे वो प्राग ऐतिहासिक काल है तो ये कौन सा हो गया भाई? आद ऐतिहासिक काल। और जो आधुनिक काल है, इसको कौन सा काल कहेंगे? ऐतिहासिक काल। तो बात एक ही है, बात एक ही है। सुनिए, प्राचीन काल बोल दो, मध्य काल बोलो, आधुनिक काल बोलो, अथवा प्राचीन काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, मध्य काल को आद ऐतिहासिक काल कहते हैं, और आधुनिक काल को कौन सा काल कहते हैं? यानी ऐतिहासिक काल। लेकिन यदि मैं इसे किसके आधार पर वर्गीकरण करूं? लेकिन मैं यदि इसको धातुओं के आधार पर वर्गीकरण कर दूं तो कितने भागों में बांटेंगे? तो भी 3 भागों में। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने तांबे के बने औजार प्रयोग में लिए। इतिहास के इस युग को ताम्र युग, और इतिहास के इस युग को कांस्य युग। कौन सा युग कहेंगे? कांस्य युग कहेंगे। कांसा मिश्र धातु है, इसका निर्माण किससे होता है? तांबा प्लस टिन से होता है। मतलब मध्यकाल के मानव ने जो उपकरण प्रयोग में लिए वे प्राय किसके बने हुए थे? कांसे के। और कांसा का निर्माण किससे होता है? भाई कांसा बनता किससे है? तांबा से। और किससे? टिन से बनता है। और ऐतिहासिक काल का जो मानव है, इसने किसके उपकरण प्रयोग में लिए? लोहे के। इतिहास के इस युग को कौन सा युग नाम दिया? लोह युग। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में कर दिया, या इतिहास का विभाजन 3 भागों में कर दिया। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। अथवा मैं प्राचीन काल को प्राग ऐतिहासिक काल कह सकता हूं, मध्य काल को आद ऐतिहासिक काल कह सकता हूं, और आधुनिक काल को ऐतिहासिक काल कह सकता हूं। अथवा सुनिएगा भाई, प्राग ऐतिहासिक काल नाम क्यों दिया? क्योंकि यह संस्कृति और सभ्यता का वह युग था जिसका मानव रहन सहन से बिल्कुल क्या था? असभ्य था। यह संस्कृति और सभ्यता का वह युग था जिसका मानव रहन सहन से बिल्कुल क्या था? असभ्य और बर्बर था। इस काल का मानव पेड़ पौधों पर अथवा पहाड़ों में अथवा पहाड़ों की गुफाओं में निवास करता था, और अपने जीवन को यापन करने के लिए इस काल का मानव शिकार किया करता था। और मानव ने शिकार करने के लिए जिन उपकरण या औजारों का प्रयोग किया है, वे प्राय कौन सी धातु के बने हुए थे?
तांबे के बने हुए थे, इसलिए इतिहास के इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल की संज्ञा प्रदान की जाती है अथवा प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल का मानव एक सभ्य मानव की दशा में कदम रखता जा रहा था, यानी ये थोड़ा सभ्य मानव बनने जा रहा था। इस काल का मानव पढ़ा लिखा था, लेकिन मानव के द्वारा लिखी गई लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया। और इस काल के मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वह प्राय कांसे की बनी हुई थी। कांसा एक मिश्र धातु होती है जिसका निर्माण तांबा और किसके साथ में होता है, टिन के साथ में होता है। ऐतिहासिक काल के मानव ने लोहे के बने उपकरण या औजारों का प्रयोग किया, इसलिए इतिहास के इस काल को लोह युग, ऐतिहासिक काल अथवा आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहे, साथ साथ आगे चल रहे हैं, यानी साथ के साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। तो देखिए यहां से आगे कुछ बात हम लोग और करने वाले हैं, सुनिएगा। अब मैं बात किसकी कर रहा था, मैं सबसे पहले मैंने बात स्टार्टिंग की थी कौन से काल की, प्राचीन काल की। मित्रों प्राचीन जो काल है, प्राचीन काल को क्या नाम दिया भाई मैंने, प्राचीन काल को नाम दिया प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा नाम दिया भैया, प्राग ऐतिहासिक काल नाम दिया, प्राग ऐतिहासिक काल। अथवा इस काल को कौन सा नाम दिया मैंने, ताम्रयुग। बात तो एक ही है भाई, ताम्रयुग। तो देखिएगा ये ताम्रयुग कैसा था, समझिए। यह ताम्रयुग की हमें जानकारी किससे मिलती है, जानकारी किससे मिलती है, ताम्रयुग की जो जानकारी है इसकी जानकारी हमें मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से। किससे, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब क्या बोलेंगे, जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों से हमें जानकारी मिलती है। और अवशेषों को इतिहास की भाषा में बोलते हैं आर्कियोलॉजी रिसर्चेज, यानी पुरातात्विक स्रोत। सुनिएगा, यानी इतिहास का वह युग था जिसका मानव तो रहन सहन से असभ्य था, और इस काल का मानव पेड़ पौधों पर अथवा पहाड़ों में निवास करता और जीवन को यापन करने के लिए शिकार करता था। इसलिए इस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से, या यूं कहूं मैं कि अवशेषों के माध्यम से हमें इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। आप ध्यान दीजिएगा, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी को ज्ञात करने के लिए इस काल का हम डिवाइडेशन कर देते हैं, अथवा हम इसका क्या करते हैं, वर्गीकरण। मैंने पहले इतिहास का वर्गीकरण किया है, अब हम किसका वर्गीकरण करते हैं, यानी अब हम किसका वर्गीकरण करेंगे, तो हम प्राग ऐतिहासिक काल का क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। कितने भागों में बांट दिया, 2 भाग। इसको मैंने पहले इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। अब मैंने किसको 2 भागों में डिवाइड किया है, प्राचीन काल को, अथवा ये कहूं प्राग ऐतिहासिक काल को, अथवा क्या कहूं ताम्रयुग को। कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया। यानी कौन कौन से भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो डिवाइड किया मैंने पाषाण काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का पहला पार्ट कौन सा आता है, पाषाण काल। और जो दूसरा पार्ट आता है ना, वो आता है ताम्रयुग। कौन सा युग दोस्तों, ताम्रयुग। यानी इतिहास का प्राग ऐतिहासिक काल का जो पहला भाग है, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा भाग है, पहला भाग, इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको पाषाण काल कहा जाता है। और जो द्वितीय भाग है इसको कौन सा युग कहते हैं, ताम्रयुग। यानी प्राग ऐतिहासिक काल के प्रारंभ में मानव ने जो उपकरण बनाए वे प्राय किसके बने हुए थे, पूर्णतः पत्थर के। लेकिन इस काल के अंत में मानव ने पत्थर के साथ में कुछ जगह पर किसका प्रयोग करने लग गया, तांबे का प्रयोग करने लग गया। अर्थात मैंने ये कहा कि प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा, पाषाण काल और कौन सा काल दोस्तों, ताम्रयुग। प्राचीन काल पाषाण काल और कौन सा काल, ताम्रयुग। अब हम यहां से आगे बात करते हैं जो पाषाण काल है, पाषाण काल है। देखिएगा अब हम बात किसकी करते हैं, पाषाण काल। तो दोस्तों जो पाषाण काल है, पाषाण काल किसकी बात कर रहे हैं, पाषाण काल। अब पाषाण काल का जो डिवाइडेशन है, यानी पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया, तो भैया पाषाण जो काल है, पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में बांट दिया है। पाषाण काल का वर्गीकरण कितने भागों में किया, 3 भाग, 3 भागों में वर्गीकरण। अब पाषाण काल का वर्गीकरण दोस्तों कितने भागों में कर दिया, 3 भाग। यानी मैंने, सुनिएगा शुरू से समझिए, मैंने इतिहास का डिवाइडेशन शुरू में कितने पार्ट्सों में किया, 3। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल को क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। मध्यकाल को आध ऐतिहासिक, आधुनिक काल को ऐतिहासिक, अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कह सकता हूं, ताम्रयुग। मध्यकाल को
कांस्य युग, और ऐतिहासिक काल को लोह युग। फिर मैंने क्या किया इसमें, यानी प्राचीन काल अथवा प्रागैतिहासिक काल या ताम्र युग, इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोत या अवशेषों से हो रही है। इसकी जानकारी के लिए कितने पार्ट्स में बांटा, 2 भागों में, पाषाण काल और कौन सा, ताम्र पाषाण काल। अब मैंने पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया, 3 में। पहला जो पाषाण काल का भाग आता है वह है पुरा पाषाण काल। कौन सा दोस्तों, पुरा पाषाण काल। और जो द्वितीय आता है वो आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा आता है वो आएगा नव बूंदो अथवा उत्तर बूंदो, कौन सा काल, पाषाण काल। अब इसको हमने पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया, 3 में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन सा, नव पाषाण काल। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं, अगली बार स्लाइड की बात करेंगे, एक बार सभी दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहां से आगे हम बात करेंगे कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल, किसकी बात करने वाले हैं, पूरा पाषाण काल की, कि पूरा पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है। तो भाइयों पूरा पाषाण जो काल है यह पत्थर का प्रारंभिक युग था। यानी पूरा पाषाण काल का जो शाब्दिक अर्थ होगा ये क्या होगा, शाब्दिक अर्थ। पूरा पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर का प्रारंभिक युग। पत्थर का कौन सा युग है, प्रारंभिक युग, पत्थर का प्रारंभिक युग। यानी पत्थर के प्रारंभिक जो युग है इसको कौन सा काल कहेंगे, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण, सुनिएगा, पूरा पाषाण जो काल है इस काल के मानव की आजीविका का साधन, पूरा पाषाण काल का जो मानव है इसकी आजीविका का क्या रहा था, साधन क्या था, आखेट करना। क्या करना था, आखेट। और आखेट को क्या बोलते हैं, शिकार। यानी पूरा पाषाण काल के मानव की आजीविका का जो साधन था, इस काल का मानव अपनी आजीविका को ज्ञापन करने के लिए, आजीविका का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, वर्तमान मैं हूं, मैं अपनी आजीविका को ज्ञापन करने के लिए आपको पढ़ाता हूं। यानी मेरा आजीविका का साधन अध्यापन करवाना है, पढ़ाना है। ठीक उसी प्रकार से पूरा पाषाण काल का जो मानव है वो अपनी आजीविका को ज्ञापन करने के लिए क्या किया करता था, शिकार किया करता था। शिकार का मतलब आखेट। अब सुनिएगा, गांव में बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जरूरी नहीं शिकार तलवार से हो, शिकार करने के लिए आंखों के इशारे भी काफी होते हैं। यानी शिकार आप आंखों के इशारे से भी कर सकते हो। आप सुनिएगा, ये मजाक की बात थी, है ना, शिकार भैया किससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आखेट अथवा क्या किया करता था, शिकार। अब भाई बात यह आती है कि इस काल का मानव शिकार करता था, लेकिन मानव का निवास कहां पर था, मानव का क्या था, निवास। इस काल का मानव रहता कहां पर था, तो मानव का जो निवास था, मानव इस काल का या तो रहता पेड़ पौधों पर, किस पर, पेड़ पौधों पर, अथवा कहां पर रहता, पहाड़ों पर। कहां पर रहता, पहाड़ों पर, अथवा कहां पर रहता, गुफाओं में। यानी इस काल का मानव गुफाओं में, या तो पेड़ पौधों पर, गुफाओं में। यानी इस काल का मानव या तो पेड़ पौधों पर रहता था, या पहाड़ों में रहता था, या पहाड़ों की गुफाओं में निवास करता था। तो देखिएगा, इस काल का जो मानव था, कौन सा मानव था, आदि मानव। इस काल का मानव कौन सा मानव, आदि मानव। और जो मानव की जो प्रजाति थी, आदि मानव की जो प्रजाति थी, यानी मानव की इस प्रजाति को आदि मानव बोले बंदर नुमा मानव था, जिसको रहन सहन का कोई आभास नहीं था। मतलब ये कहूंगा कि पूरा पाषाण काल में मानव के बौद्धिक विकास नहीं हुआ। भाई बुद्धि का विकास नहीं हुआ होगा, तब जाकर के मानव क्या करता था, भाई पेड़ पौधों पर या पहाड़ों में रहता था, जीवन को यापन करने के लिए शिकार कर लिया करता था। मानव की जो प्रजाति है वो कैसी थी, निग्रोड प्रजाति। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि प्रारंभिक मानव की प्रजाति कौन सी रही थी, निग्रोड प्रजाति। मानव कौन सी प्रजाति का, निग्रोड प्रजाति। अब देखिएगा, पूरा पाषाण जो काल है इसमें मानव की आजीविका का साधन शिकार करना। एक दिन सुनिएगा, मैं बाद में आऊंगा, अब सुनिए, आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए आप, यहां से आगे हम बात करते हैं पूरा पाषाण जो काल था। पूरा पाषाण काल की थोड़ी बात हम लोग आगे करेंगे कि साहब पूरा पाषाण काल का मानव आखेट करने यानी आजीविका को ज्ञापन करने के लिए शिकार करता था। लेकिन मैं यहां पर यह कह रहा हूं, प्रारंभिक जो मानव था इस काल का, युग पत्थर का था, लेकिन पत्थर का प्रयोग करना तो नहीं जानता होगा। तो इस काल में एक दिन मानव ने अनजाने में एक पत्थर को उठाया। बात कौन से काल की कर रहा हूं, पूरा पाषाण काल की।
यानी पूरा पाषाण काल का जो मानव है इसने एक दिन अनजाने में किसको उठाया, एक पत्थर को उठाया, और एक पत्थर को उठाकर मानव ने दूसरे पत्थर से भिड़ा डाला। अब आपने क्रिया बचपन में की होगी, भिड़ाने वाली, किसको, पत्थर को। भाई पत्थर को भिड़ाने वाली जो क्रिया बचपन में हम लोग करते हैं या सीखा होगा, गलती से भिड़ा दिया होगा, है ना, पत्थर भिड़ा दिया होगा ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि पूरा पाषाण काल के मानव ने, यानी पूरा पाषाण काल का जो मानव है इसने एक दिन पत्थर को उठाया और पत्थर से पत्थर को भिड़ा डाला। किसको किससे भिड़ाया, पत्थर को पत्थर से भिड़ाया। तो पत्थर को पत्थर से भिड़ाया तो किसका आविष्कार कर लिया, आग का आविष्कार। किसका आविष्कार कर लिया, आग का क्या किया, आविष्कार किया। अब सुनिए, इंपॉर्टेंट बात आती है, ये बात फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आग का जो आविष्कार है, आग का जो आविष्कार है मानव द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार। प्रथम क्या था, आविष्कार था, आविष्कार। मानव ने सबसे पहले किसका आविष्कार किया है, तो मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार आग का आविष्कार था। और जो आग का आविष्कार है, यह आविष्कार कौन से काल में किया है, पूरा पाषाण काल में किया। पूरा पाषाण काल का जो मानव था उसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। और जो आग का आविष्कार है वो मानव द्वारा किया गया पहला क्या माना जाता है, आविष्कार माना जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ बात और भी करेंगे कि भाई पूरा पाषाण काल का जो मानव है इसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया है, लेकिन एक समय की बात थी साहब, एक समय एक जंगल हुआ करता था। एक समय की बात थी, एक समय एक जंगल था और उस जंगल में आग लग गई। एक समय एक जंगल था और जंगल में क्या लगी, आग लगी। जब जंगल में आग लगी मित्रों, तो जंगल की आग का जो मुख्य आकर्षण था, जंगल की आग का मुख्य आकर्षण वहां पर निवास करने वाली एक चिड़िया और जंगल में निवास करने वाला एक क्या था, कौवा था। पूरा पाषाण काल की बात मैं आपके काल्पनिक बातें बता रहा हूं कि एक समय एक जंगल होता है, जंगल में आग लगी और उस आग का मुख्य आकर्षण का केंद्र वहां पर रहने वाली एक चिड़िया और वहां पर रहने वाला एक क्या था, कौवा था। जब जंगल में आग लगी तो पास में एक तालाब था, चिड़िया पास के एक तालाब में गई, आपकी चोंच में बूंद भर पानी को उठाया, उस जंगल में लगी आग पर डाल दिया। चिड़िया की पूरी हरकतों को बंदर देख रहा था, चिड़िया की पूरी हरकतों को कौवा देख रहा था। कौवा देख करके चिड़िया से कहता है कि पागल चिड़िया, क्या आपके इस बूंद भर पानी से जंगल की आग बुझ सकती है? लेकिन दोस्तों चिड़िया ने कौवे की बात को नहीं सुना और चिड़िया निरंतर अपने कार्य को करती रही। और जंगल में लगी आग की जब अंतिम अवस्था थी तो चिड़िया ने उस कौवा से कहा, तो चिड़िया ने उस कौवा से कहा कि पागल कौवा, जिस दिन जंगल में लगी आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो बात ऐसी है। तो देखिएगा मैंने क्या कहा कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ और ये मानव के द्वारा किया गया पहला आविष्कार था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात करें पूरा पाषाण काल की हमें जानकारी किससे होती है, पूरा काल के पाषाण काल की जानकारी किससे होती है, तो इस काल की जानकारी हमें भीमबेटका सभ्यता से होती है। कहां से मित्रों, भीमबेटका सभ्यता। और भीमबेटका सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। भीमबेटका की सभ्यता मध्य प्रदेश से होती है। और हमें जानकारी नर्मदा घाटी सभ्यता, नर्मदा घाटी सभ्यता, नर्मदा घाटी सभ्यता नर्मदा नदी के किनारे से प्राप्त होती है। और सोहन घाटी सभ्यता, सोहन घाटी सभ्यता, सोहन घाटी सभ्यता, ये तीनों स्थल मध्य प्रदेश में है। तीनों स्थल कहां है, मध्य प्रदेश। और इन तीनों स्थानों से पूरा पाषाण काल के क्या मिलते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे चल रहे हैं। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करो। तो देखिए मित्रों, यहां से आगे हम बात करते हैं। बात आती है कौन से काल की, मध्य पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल के बाद जो अगला काल आता है ना भाई, तो कौन सा आता है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल, कौन सा काल, मध्य पाषाण काल। समझ में आ रही होगी ठीक से, सीधी सी बात है। प्यार होगा तो पहली बार नजर मिलाने से हो जाएगा, समझ में आएगी तो पहली बार में आ जाएगी, वरना जिंदगी भर तड़पते रहना कभी नहीं आएगी।
तो सबको समझ में आ रही होगी आराम से। भाई मध्य पाषाण जो काल है, पत्थर का मध्य युग, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में यानी जो मध्य पाषाण काल था, इस काल के मानव ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। यानी मानव ने क्या करना सीख लिया, मानव द्वारा सर्वप्रथम, मानव के द्वारा सर्वप्रथम, इस काल में मानव के द्वारा सर्वप्रथम क्या करना, पशुपालन। मानव द्वारा सबसे पहले पशुपालन करना प्रारंभ करना, क्या किया, प्रारंभ। मानव ने इस काल में सबसे पहले पशुपालन का कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी यह एक ऐसा काल था जिसके मानव ने सबसे पहले पशुपालन का कार्य क्या कर दिया मित्रों, प्रारंभ कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, मानव ने सबसे पहले पशुपालन करना प्रारंभ किया, तो मानव द्वारा किसको पालतू पशु बनाया, कुत्ते को पालतू पशु, कुत्ते को क्या बनाया, पालतू पशु, पालतू पशु। यानी मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू पशु। मैं ये कहूंगा कि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम पालतू पशु था। प्रथम क्या था, पालतू पशु, प्रथम पालतू पशु। यानी मानव द्वारा बनाया गया जो पहला पालतू पशु था, कुत्ते को था। और कुत्ते को पालतू पशु कौन से काल में बनाया, मध्य पाषाण काल में। तो मैं टोटली बात एक कह सकता हूं, मध्य पाषाण काल के मानव ने सबसे पहले पशुपालन प्रारंभ किया था। और मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू पशु कौन सा था, तो दोस्तों मानव के द्वारा बनाया गया पहला पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता। अब बात यह आती है कि मध्य पाषाण काल की हमें क्या होती है, जानकारी। मध्य पाषाण काल के जो प्रमाण है वो कहां से मिले, अथवा मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें कहां से होती है। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल की जो जानकारी है यह होती है हमें बागोर की सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से, बागोर की सभ्यता। अरे बागोर की सभ्यता कहां स्थित है, यह भीलवाड़ा राजस्थान। कहां है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा कहां स्थित है, राजस्थान। और भीलवाड़ा राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी है, कोठारी नदी, कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे। यह स्थान भीलवाड़ा राजस्थान में है और कोठारी नदी के किनारे पर। और इस बागोर की सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी प्रोफेसर वीएन मिश्र ने। प्रोफेसर वीएन मिश्र ने बागोर की सभ्यता की खोज की। साथ में और जानकारी कहां से होती है, और जानकारी होती है दोस्तों बुर्जहोम सभ्यता, बुर्जहोम की सभ्यता। और बुर्जहोम की सभ्यता कहां स्थित है, यह सभ्यता जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां से है, जम्मू कश्मीर। यानी मध्य पाषाण काल की जो हमें जानकारी होती है वो कहां से होती है, बागोर की सभ्यता राजस्थान के भीलवाड़ा में है। और कौन सी नदी के किनारे पर विकसित हुई है, कोठारी नदी के किनारे। इस सभ्यता की जो खोज की है प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की है। और जानकारी हमें बुर्जहोम की सभ्यता से होती है। बुर्जहोम की सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुई है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं क्लास में, अंत तक बने क्लास में। बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। यानी जितनी भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उन सबकी दृष्टि से समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। तो आप लोग बने रहे क्लासों के साथ में और निरंतर देखते जाए क्लास को। तो बने रहे और लेते रहे क्लास का आनंद। एक बार सभी मित्र स्क्रीनशॉट ले, आगे चल रहे हैं। अब बात आती है मध्य पाषाण काल के बाद में जो अगला काल आता है वह आता है दोस्तों कौन सा काल है, यानी थर्ड जो काल आएगा वो आएगा नव पाषाण काल। कौन सा काल आएगा दोस्तों, नव पाषाण काल। अब बात हम करते हैं नव पाषाण काल की। तो देखिए दोस्तों नव पाषाण जो काल है, नव पाषाण काल, मैं ये कहूंगा पाषाण काल का जो अंतिम काल है उसको कौन सा काल बोलेंगे, नव पाषाण। देखिए अब आपको समझना है कि जहां पर केवल किसका नाम आएगा, आखेट का। जहां पर किसका नाम आएगा, आखेट का, यानी आखेट, केवल आखेट का नाम आए तो आपको आंख मीच के कौन सा आंसर देना है, पूरा पाषाण काल। आंख मीच के कौन सा, पूरा पाषाण। लेकिन यदि आखेट बोले तो शिकार, आखेट प्लस क्या आ जाए, पशुपालन आ जाए, तो आपको आंख मीच के आंसर क्या देना है, मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है, मध्य पाषाण काल। और यदि आपको आखेट, पशुपालन प्लस कृषि का नाम याद आ जाए तो आंख मीच के भाई साहब सल्टाना है किसको, नव पाषाण काल। अरे प्रारंभिक मानव ने आखेट का प्रयोग किया, आखेट की जानकारी कौन से काल में थी, पूरा पाषाण काल। आखेट पशुपालन की जानकारी मध्य पाषाण काल। और आखेट यानी शिकार, पशुपालन और कृषि की जानकारी कौन सा आंसर होगा,
नवपाषाण काल, कहानी होती है खत्म। यानी इसको समझिए। यहां से आगे हम लोग और बात करें। देखिए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के मानव ने भेड़ को पालतू पशु, भेड़ को पालतू पशु बनाया, पालतू पशु बनाया। रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। यानी भेड़ को पालतू पशु कौन से काल में बनाया गया था? नवपाषाण काल में मानव ने भेड़ को पालतू पशु बनाया था। लेकिन भैया जो कुत्ता है, कुत्ते को पालतू पशु तो कौन से काल में बना दिया था? तो लाला कुत्ते को जो पालतू पशु है वो मध्यपाषाण काल में, जबकि भेड़ को जो पालतू पशु बनाया गया वो नवपाषाण काल में। इस काल के आगे बात करें। मानव द्वारा इस काल में, मानव द्वारा इस काल में सर्वप्रथम सबसे पहले कृषि को क्या बोलते हैं? खेती। मानव द्वारा इस काल में सर्वप्रथम खेती करना प्रारंभ किया। खेती करना क्या किया? प्रारंभ। यानी इस काल में मानव के द्वारा सबसे पहले क्या करना चालू कर दिया? खेती करना चालू कर दिया। अब जो कृषि की जानकारी है, किसकी जानकारी? कृषि के सर्वप्रथम प्रमाण, कृषि के जो पहली बार प्रमाण है ना, सर्वप्रथम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कृषि के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं हमें कौन सी सभ्यता से? मेहरगढ़ की सभ्यता। और मेहरगढ़ की सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है? पाकिस्तान। यानी कृषि के पहली बार जो प्रमाण मिले वो हमें नवपाषाण काल में मिले। और नवपाषाण काल में कृषि के प्रमाण कहां से मिलते हैं दोस्तों? तो नवपाषाण जो काल है इसमें जो कृषि के प्रमाण है वो हमें मेहरगढ़ सभ्यता से मिलते हैं। पसीना यहां से स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं कहां जाके रुकेगा, है ना। अब देखिए भाई आगे, है ना, देखिए कृषि के सबसे पहले प्रमाण मेहरगढ़ की सभ्यता से मिले हैं। और मेहरगढ़ की सभ्यता कहां से प्राप्त होती है? यह सभ्यता पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई है। अब सुनिए भाई आगे, यहां से आगे हम कुछ बात और पढ़ते हैं कि नवपाषाण जो काल है, इस काल के मानव ने एक दिन पहाड़ से गिरती हुई अवस्था में किसको देखा? एक पेड़ को। यानी नवपाषाण काल के मानव ने पहाड़ पर गिरती हुई अवस्था में किसको देखा? एक पेड़ को देखा। तो नवपाषाण काल के मानव के मन में विचार आया कि जिस प्रकार से पहाड़ से पेड़ गिरा है, मान लेते पहाड़ है और पहाड़ से क्या गिर रहा है? पेड़ गिर रहा है। पहाड़ से पेड़ गिर रहा है तो क्यों नहीं मुझे इस प्रकार से गाड़ी बनानी चाहिए। भाई मानव विवेकशील होता जा रहा है तो मानव के मन में क्या आ रहा है? एक फ्लो आ रहा है, एक विचार आ रहा है। जिस प्रकार से पहाड़ से पेड़ गिरा है तो क्यों नहीं मैं भी एक ऐसा ही आविष्कार करूं, एक गाड़ी का आविष्कार करूं। तो मानव ने पहाड़ से गिरती हुई अवस्था में जब पेड़ को देखा तो मानव के मन में गाड़ी बनाने का विचार आ गया और मानव ने पहिया बनाने का प्रयास किया। लेकिन मानव पहिया बनाने के प्रयास में सफल नहीं हो सका। कौन से काल में सफल नहीं हुआ? यानी नवपाषाण काल। प्रयास तो किसका किया? पहिया बनाने का, लेकिन पहिया बनाने में सफल नहीं हुआ। तो भैया कोशिश तो करेगा और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखी है और उसके जो कुछ वाक्यांश मैं आपको बताऊं, उसने कहा है, यानी हरिवंश राय बच्चन जी जो अलगाववाद के भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे और अमिताभ बच्चन के पिता थे। उन्होंने एक पोएम लिखी और उसमें कहा कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको भी अंत तक कोशिश करना है। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं होते तब तक हम लोगों को क्या करनी है दोस्तों? कोशिश करनी है। तो देखिएगा मैं यहां से आगे बात करता हूं। नवपाषाण काल के मानव ने इस प्रयास में किसके? पत्थर के किसका आविष्कार कर लिया? चाक का क्या कर लिया? आविष्कार कर लिया। आविष्कार पत्थर के चाक का आविष्कार। अब सुनिएगा, यानी प्रेमुक्त विवाह के समय कुमार जाति के व्यक्ति के घर, यानी कुमार जाति का व्यक्ति घर में जो मटकी बनाता है वो चाक पर बनाता है, वही चाक। नवपाषाण काल के मानव ने किसका आविष्कार कर लिया दोस्तों? चाक का आविष्कार कर लिया।
अब देखिए अगले प्रयास में मानव ने इस काल में क्या बना दिया, पत्थर के पहिए का आविष्कार। पत्थर के पहिए का क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। आविष्कार, पत्थर के पहिए का क्या किया, आविष्कार। अब पत्थर का पहिया का आविष्कार जो किया वो नवपाषाण काल में, और पत्थर के चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में किया। विशेष बात को समझने का प्रयास करें, पत्थर के पहिए का जो आविष्कार था, पत्थर के पहिए का जो आविष्कार था, यह आविष्कार मानव द्वारा किया गया। मानव द्वारा किया गया, मानव द्वारा किया गया प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था। मानव के द्वारा किया गया पहला क्या था, वैज्ञानिक आविष्कार था। यानी मानव के द्वारा किया गया पहला वैज्ञानिक आविष्कार किसका था, तो पत्थर के पहिए का जो आविष्कार है। क्योंकि पहिया विज्ञान की श्रेणी में आता है तो स्वाभाविक सी बात को याद रखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर बताऊं, अब मैं यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन अब हम आगे चल रहे हैं। तो देखिए यहां से आगे कुछ बात हम लोग और करेंगे। मैं दो क्वेश्चनों की बात यहां पर करूं, मैं दो प्रश्नों की बात यहां पर करूं, चेक कर लो वहां से, मैं दो प्रश्नों की बात यहां पर करूं। देखिए पहला प्रश्न देखिएगा, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन प्रश्न में यहां पर लिख रहा हूं, मानव द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार कौन सा था। ये पहला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, कौन सा था, मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा किसका, आग का आविष्कार। लेकिन मैं यदि दूसरा क्वेश्चन आपको दूं, क्वेश्चन मानव द्वारा किया गया प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार, प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार, हाँ मानव ने सबसे पहले वैज्ञानिक आविष्कार कौन सा किया, तो स्वाभाविक से आंसर है, आंसर कौन सा इसमें आएगा भाई, पत्थर के पहिए का आविष्कार। पत्थर के पहिए का आविष्कार, पहिए का क्या है, आविष्कार है। क्लियर। यानी शब्दों की मात्राओं के आधार पर अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं, शब्दों की जो मात्राएं हैं उनके आधार पर अर्थ परिवर्तन हुए। मैंने आपसे क्या बोला, मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार, बोला सर आग का, लेकिन पहला वैज्ञानिक आविष्कार किसका, पत्थर के पहिए का क्या किया, आविष्कार किया। तो हिंदी जिस प्रकार से हिंदी है उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द है। हिंदी में शब्द नहीं आते क्या, सोना ने सोना से कहा सोना बड़ा कीमती है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज है, शब्दों के आधार पर अर्थ परिवर्तन हो रहे हैं। तो लीजिए दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट, आगे चल रहे हैं। अब सुनिए भाई, मैं यहां से आगे बात करूं, एक समय की बात थी और एक समय क्या हुआ करता था, यानी मैंने यहां क्या बोला है सुनिए, लेकिन आप लोग जुगाड़ लगा रहे हो इसमें। मैंने बोला पत्थर के पहिए का आविष्कार पहला वैज्ञानिक आविष्कार। एक समय क्या होता है साहब, एक समय जिस समय में अमेरिका में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था ना, उस समय भारत के अंदर केवल स्कूटर का आविष्कार हुआ था। जिस समय अमेरिका में हवाई जहाज का आविष्कार हो गया तो भारत में स्कूटर का आविष्कार हुआ। समझ पा रहे हो। तो अगली क्लास में चर्चाएं करेंगे, तो इस क्लास में तो इतनी ही बात करेंगे, और अगली जो क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अंत तक इस वीडियो को देखना नहीं भूले। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैप्पी नाइस डे, जय हिंद।